नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपीएचएससी 51 के अंतर्गत जो है ड्राइंग सब्जेक्ट पे बात करेंगे, जिसमें ड्राइंग पेंटिंग दोनों इंक्लूड है। इस सब्जेक्ट के नेचर और रिक्वायरमेंट को देखने से पहले थोड़ा सा हम लोग इंटरव्यू की कुछ ज़रूरी बातों को देखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट की जो बेसिक डिमांड क्या होती है उसे, और फिर इस विषय में अब तक क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएचएससी के इंटरव्यू में, उसको कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे जिससे कि थोड़ा सा अनुमान लग सके। इंटरव्यू की ज़रूरी बातों में देखिए, एक दो बहुत कॉमन सी बात है, जैसे कि आपके अंदर थोड़ी बहुत घबराहट रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए उस दिन। तो आप मान के चले कि उस दिन प्रत्येक कैंडिडेट में घबराहट होती है। जितने लोग भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं सबके अंदर थोड़ी या थोड़ी ज़्यादा घबराहट होती है। अब समस्या क्या आता है कि अगर ये बात पता चल जाए कि हाँ सब में घबराहट है, तब तो हमारे अंदर की घबराहट काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन होता क्या है कि कुछ लोग इस घबराहट को दबा के रखते हैं और काफ़ी कह सकते हैं कि भारी भरकम सॉलिड वर्ड यूज करते हैं, जिससे लगता है कि उन्हें कोई घबराहट नहीं है। आप भी थोड़ा सा उससे सहम जाते हैं, डर जाते हैं। जैसे कि कह सकते हैं कि नहीं, वो बोलते भी हैं खुद मुंह से अपने कि नहीं मुझे तो कोई ऐसा घबराहट नहीं है, डर नहीं है। जब आप किसी से पूछें कि क्या आपको थोड़ा सा डर नहीं लग रहा है, तो वो कहते हैं नहीं मुझे नहीं कोई डर लग रहा है, कोई घबराहट नहीं है। आपको दिख रहा है क्या मेरे अंदर? एक्चुअल में उन्हें तब एहसास होता है कि जो घबराहट मैंने दबा के रखा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर से देखने में दिख रहा हो। तो इस डर को बिल्कुल आप निकाल दीजिए कि कोई ऐसा शख्स भी वहां है जिसको बिल्कुल डर नहीं है। हाँ, इसके परसेंटेज थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं। उसके कुछ कारण होते हैं उस परसेंटेज के ऊपर नीचे होने का। एक दो केसेस मैंने डायरेक्टली देखा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन थे पिछली बार। देखिए, सभी के नाम के साथ वो लिस्ट है मेरे पास कि उनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका था यूपीएचएससी 50 में, और जीडीसी के इंटरव्यू में गए थे, तो वो घबराहट बहुत कम हो गई थी क्योंकि एक ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट उनके पास है। तो आप जानते हैं कि ऐसे में दूसरे इंटरव्यू में जाना कितना जो है आसान लगता है, और वो घबराहट नहीं देता है। हाँ, थोड़ी बहुत हमारी इच्छा होती है कि हमें नज़दीक का कोई सेंटर मिल जाए, तो इन सब की वजह से थोड़ा सा घबराहट होता है, अदरवाइज नहीं रहता है। एक और कैंडिडेट थे, उनका छत्तीसगढ़ में सिलेक्शन हो चुका था एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। वो यूपी से बिलोंग करते थे। तो उनकी एक कह सकते हैं कि चॉइस थी कि अगर यहाँ सिलेक्शन हो जाता तो मैं अपने स्टेट आ जाऊंगा। उनके अंदर घबराहट थोड़ी सी कम होगी, लेकिन थी। ऐसे गिने चुने कुछ लोग होते हैं जिनमें थोड़ी सी क्वांटिटी कम होती है, अदरवाइज लगभग सब में आप मान के चलिए कि एग्जैक्ट कोई आइडिया इसका नहीं है, लेकिन हाँ 90% से ज़्यादा लोग होते हैं जिनमें घबराहट होती है, और रहनी भी चाहिए। क्योंकि इस तरह का अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो थोड़ी सी इसके महत्व को भी समझना है कि आप उसके लिए डर रहे हैं, सहम रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं, तो ये डर बिल्कुल स्वाभाविक सा है। सेकंड, एक जो है कह सकते हैं कि एक भ्रांति कह सकते हैं या फिर र्यूमर्स कह सकते हैं, ये अक्सर चलता है कि कुछ ऐसा पूछ दे जैसे कि आप अपने घर में कितनी सीढ़ियाँ उतरे थे, कितनी सीढ़ियाँ चढ़े थे, ऑटो में बैठे थे, उसका नंबर क्या था। इस तरह के ये देखिए सब बकवास प्रश्नों में आते हैं। ये सब बस यूट्यूब पे कह सकते हैं कि किसी और उद्देश्य से भले ये चल रहे हों, लेकिन इस तरह का प्रश्न आयोग नहीं पूछता है। आप एक बार कल्पना करके देखिए कि अगर उसने पूछा कि आप कितनी सीढ़ी अपने घर पे चढ़कर आए हैं, आप कुछ भी बताएंगे आयोग को मानना है। ऑटो का नंबर कोई भी 4 अंकों का आप बताएंगे उसे मानना है। हाँ, आयोग अपनी हो सकता है कि वहाँ की सीढ़ियों को पूछे, इस तरह का आपके माइंड में ख्याल आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अगर होगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आपको ऑब्जर्व करना है। तो ये सब मतलब कह सकते हैं कि बेवजह के प्रश्न हैं, इनके पीछे आप ना भागे, कोई कहे तो भी। अब हम आते हैं कुछ इस सब्जेक्ट की बेसिक बातों को समझने में कि आखिर इस सब्जेक्ट में जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं उनसे क्या रिक्वायरमेंट रखी जाती है। तो देखिए, ड्राइंग का मतलब ये नहीं है कि
आपकी जो स्पेशलिटीज़ हैं वो सिर्फ ड्रॉ करने में ही दिखे, आपके अंदर जो स्किल है वो सिर्फ ड्रॉ में ना दिखे, बल्कि कई तरह से आप अपनी पहचान वहाँ पर दिखा सकते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि वर्ड सिलेक्शन, शब्दों का चुनाव कैसा आप कर रहे हैं, शब्दों में मिठास कैसा है जो बोलते हैं। तो आप देखिएगा कि कई बार हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, या फिर कह सकते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड के अलावा थोड़ा सा जल्दी में कड़वाहट के साथ, या बड़े से छोटे से कैसे बोलते हैं। तो इन शब्दों को अगर माप तौल करके आप बोलते हैं तो वो शब्दों की मिठास भी आती है। कुछ भारी भरकम शब्दों का भी इस्तेमाल करना इस सब्जेक्ट में ठीक रहता है। जैसे मान लीजिए कि लौकिक, पारलौकिक, मग्न मुग्ध, मतलब क्या होता है कि आप उस पेंटिंग को देख करके मग्न मुग्ध हुए, पारलौकिक दृश्य दिखता है, इस टाइप में। मतलब कुछ ऐसे शब्दों का चुनाव कर सकते हैं कि जब आप किसी की विशेषता बताएं, किसी पेंटिंग, ड्राइंग या और भी इससे संबंधित किसी का, तो ये सब जो शब्द हैं ये उसकी पहचान को और ज़्यादा मजबूत कर देते हैं। अगले चरण में हम लोग इस सब्जेक्ट में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखते हैं, लेकिन उसे देखने से पहले थोड़ा सा हम लोग बहुत हल्का फुल्का कटअप पे बात कर लेते हैं। देखिए, इससे मुझे डर भी लगता है। ये डर इसलिए है क्योंकि जब भी रिजल्ट आता है, मान लीजिए मेरे से आपसे कोई बातचीत नहीं हुआ, जब भी रिजल्ट आता है तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि उनका श्योर है, होना है, नहीं होता है। और बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि कटअप से मेरा 10 क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा, उनका 2-3 प्रश्न ज़्यादा रहता है। इसका उल्टा भी कई बार होता है। तो ये आप देखिए कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का नेचर होता है कि एक आइडिया है ये कटअप वगैरह, हम एक थोड़ा सा अनुमान लगा लेते हैं कि इतना हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि लास्ट ईयर ये 4 सीटें थी और मेरिट जो है ये 70.5 के अराउंड थी, 140.81 ऐसे कुछ करके था, तो मान लेते हैं कि 70.5 था। इस बार की जो सीटें हैं वो 9 हैं, तो डायरेक्ट हम कहें तो इससे तो कम जाना चाहिए। अगर इस बेस पर अगर हमें ये मार्क्स बताना हो तो मान के चलते हैं कि अराउंड 65 ये जा सकता है, जिसकी संभावना भी अधिक है। लेकिन इसमें कई सारे क्रॉस भी आ जाते हैं। देखिए, जब पेपर दे करके आते हैं तो जिसके जैसे मार्क्स होते हैं वो उस तरह से कटअप की एक्सपेक्टेशन बताने लगता है कि इतना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा पर्सन है, वो दे कर आया और उसके जो है 80+ क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, आपको क्या लग रहा है वो क्या बताएगा कट ऑफ? आप वो ज़्यादा चांस है कि वो 70 से कम तो ना बताए, इसकी संभावना अधिक है। कोई ऐसा व्यक्ति है उसी पेपर में देकर आया और उसके मार्क्स जो है वो 65 आए, उससे अगर आप बात करेंगे तो वो किसी भी कीमत पर 65 से आगे मेरिट नहीं बताएगा। और मेरिट बताने का मतलब है कि इसी लेवल पे वो पेपर के टफनेस को भी प्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए पेपर कितना टफ है, कितना इजी है, ये अलग अलग कैंडिडेट से किसी भी सब्जेक्ट में अलग अलग सजेशन मिलता है। हाँ, एक दो में कॉमन मिलता है कि ज़्यादातर लोग कहते हैं इजी है, एक में ज़्यादातर लोग कहते हैं टफ है, लेकिन मैक्सिमम में ऐसा होता है कि अलग अलग इसके आंसर मिलते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि मोटा मोटी 65 के आसपास, थोड़ा सा ऊपर नीचे ये कट ऑफ रह सकती है। अब देखो 60 भी आ जाए तो ये मतलब मैं एक्सेप्ट करूंगा कि हाँ मेरी ठीक गई है, या एक दो क्वेश्चन इंक्रीज भी होती है तो भी उसको करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि ये 3 साल पे पेपर होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सीटें इतनी कम है, 4-9, आप समझ रहे हैं, कुछ नहीं है। ISPCS जैसा 200, 400, 1000 ऐसी सीटें नहीं है कि कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। यहाँ पर फ्लक्चुएशन ठीक ठाक होने की संभावना रहती है। ठीक है, चलिए अगले हम अपने लास्ट स्टेप पे आते हैं कि इस सब्जेक्ट में UPHSC इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने पहले भी बताया वीडियो में, ये जो क्वेश्चन है जो कैंडिडेट इंटरव्यू दिए हैं पिछले जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनसे बातचीत करके कुछ कलेक्शन हुआ है, और लगभग आप मान के चलिए कि हमारे मॉक इंटरव्यू में भी यही लेवल रहने की पूरी संभावना है।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सप्लेन थ्री फंडामेंटल ऑफ विजुअल आर्ट। ये देखो, ये सिलेबस से ही क्वेश्चन है आपके सीधे सीधे, और आप इसके बारे में स्टडी भी किए होंगे। लेकिन जब ऐसे वर्ड आते हैं जैसे कि थ्री फंडामेंटल ऑफ विजुअल आर्ट्स, तो 3, 2, 5, 7 ऐसे में आता है, तो एक पल के लिए हमारे अंदर एक घबराहट आती है कि अच्छा इतने बताने हैं। फिर आता है नहीं, मेरे पास तो 3, 4 है, ठीक है। उसमें जो जरूरी लिस्ट है, पहले फिर सेकेंड फिर थर्ड, ऐसे करके हम उसे प्रेजेंट कर देते हैं। तो कह सकते हैं कि ये आसान प्रश्न में इसको माना जा सकता है। सेकंड है, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो पेंटिंग मिली है उससे हमें क्या लाभ हुआ है। अब देखिए, आप इसको बता सकते हैं बल्कि एग्जाम्पल के साथ, कि अगर कोई पेंटिंग मिली है तो वहाँ के लाइफ स्टाइल कल्चर के बारे में हमें वहाँ इंफॉर्मेशन मिली है, और वो अभी हम किस तरह से जी रहे हैं उससे हम थोड़ा सा कंपेयर भी करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सिंह वाले देवता का कह सकते हैं कि अंकन मिला है, तो ऐसा माना जा सकता है कि लोग पूजा पाठ करते होंगे, या और भी इस तरह की चीज़ों का हम अनुमान लगा सकते हैं। ढेर सारी चीज़ें हैं, आप जानते हैं कि मोहनजोदाड़ो इसमें टॉप पे है, जहाँ इतनी सारी चीज़ें मिली हैं जो एक मॉडर्न सिटी का एग्जाम्पल प्रेजेंट करता है। तो आप उन उदाहरणों को लेकर के अपनी बात को रख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि कैसे माना जाए कि अजंता की पेंटिंग एक कहानी बयां करती है। अब देखिए, जब आप उसमें जाएंगे तो उसमें जो पेंटिंग बनी है वो पेंटिंग कहीं न कहीं जातक कथाओं से भी रिलेट करता है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। और उन पेंटिंग के आधार पर कई सारी कहानियां भी लिखी गई हैं कि हाँ, इस तरह से जैसे एक माँ बच्चे के, या और भी जैसे गेट पे कैसे जो है वहाँ पर बना हुआ पेंटिंग है। उन सभी से आप क्या कहानी ओरिजिनेट हो रही है, आप उन कहानियों को जैसे बताएंगे, आफ्टर दैट मतलब इसका आंसर ये हो जाएगा कि इन आधार पे हम कह सकते हैं कि ये जितनी भी पेंटिंग है, ये एक तरह से कह सकते हैं कि कहानी बयां कर रही है। फोर्थ क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा पर भारत में एक फिल्म बनी है, उस फिल्म का नाम क्या है और उसके डायरेक्टर कौन है। देखिए, अगर सामान्य तौर पर इस प्रश्न को देखा जाए तो ये प्रश्न बहुत मुश्किल है, लेकिन ड्राइंग सब्जेक्ट के स्टूडेंट से अगर देखा जाए तो आपके सिलेबस में डायरेक्ट अगर ये लिखा है राजा रवि वर्मा, तो आप मान के चलिए कि उस उनके इर्द गिर्द कुछ भी प्रश्न बने तो आप कह सकते हैं कि वो प्रश्न जायज़ है, ज़रूरी भी है। तो इस पर एक फिल्म भी बनी है, शायद रणदीप हुड्डा की है, शायद नहीं कंफर्म। आप उसको देखे भी होंगे, तो आप उसके डायरेक्टर और फिल्म का नाम भी यही है, राजा रवि वर्मा करके। तो आप देख भी सकते हैं, और डायरेक्टर का नाम तो आप ज़रूर याद करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिकता के विकास में ड्राइंग कैसे मददगार हो सकती है। अब देखिए, एंशियंट से लेकर अब तक ड्राइंग चल रही है, और हम देखते हैं कि ये जो है बहुत हद तक लाइफ जीवन को बयां करती है। जब ब्रिटिश हुकूमत थी तो उस टाइम कैमरे वगैरह जब नहीं थे, या कह सकते हैं और पहले मुगल काल में जब कैमरे वगैरह नहीं थे, किताबें जब लिखी जाती थी तो वहाँ पेंटिंग होती थी, और पेंटिंग बहुत कुछ बयां करती थी कहानी का। जैसे मान लीजिए कि मुगल बादशाह के कदमों में एक पर्शियन राजा का सिर कटा हुआ पैर पे रखा हुआ है, तो वो जो ड्राइंग है, पेंटिंग है, वो कहानी भी बयां करता है और पेंटिंग भी बताता है। तो कह सकते हैं कि धीरे धीरे ये आधुनिकता की तरफ कैसे ले जाने में मददगार हुआ, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको बयां कर सकते हैं। जैसे मैंने मध्यकाल का बताया, ऐसे आप मॉडर्न का बता सकते हैं कि इससे ये इस टाइप में। आप वर्चुअल ड्राइंग को भी बता सकते हैं, या एआई के थ्रू है आप उसे भी जोड़ सकते हैं कि किस तरह से लाइफ स्टाइल हमारी बदलती जा रही है इस बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ ठाकुर का कला विवेचन 2 मिनट में समझाइए। अब देखिए, ये सिलेबस में दिया है, मानते हैं, लेकिन जैसे ये टारगेट वाले जब पॉइंट आते हैं ना, 3 पॉइंट 5 पॉइंट 2 मिनट्स 3 मिनट्स में आप बताइए, तो फिर
कैलकुलेशन हमारा तेज हो जाता है। ऐसे में क्या ध्यान ध्यान रखना है कि टाइम को आप ध्यान रखिए लेकिन बहुत कम। आपको फोकस क्या करना है कि दो तीन जरूरी बातों को पहले सोचना है और उन्हें रखना है। जब आप दो तीन जरूरी बातों को रखेंगे, आपके पास हो सकता है कि पिटारा खाली हो जाए, तब तक 2-3 मिनट हो भी जाएगा। उसके बाद आप रुक गए, तो अगर वो क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हुआ, अब आपको नहीं पता, तो आप कह सकते हैं कि सर मुझे लगता है कि 2 मिनट हो गया था इसलिए मैं रुक गई या रुक गया। तो ऐसे में क्या होगा कि थोड़ा सा आपको और मौका मिल जाएगा और माइंड में एक तरफ आप सोचते भी रहें कि अगला पॉइंट मैं क्या बताऊं। यानी कि दो बेनिफिट यहाँ पर आप ले सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि रोमन शैली भारत में कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। तो जब हम इन सभी स्टाइल का जिक्र करते हैं, इन शैलियों का जिक्र करते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ मथुरा, कुछ जो है पश्चिमी भारत जो है, पंजाब से लेकर अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है, कुछ और भी भारत के क्षेत्रों में जो ये हैं, आप मतलब दो तीन एग्जाम्पल दे करके ये बता सकते हैं। मतलब आसान प्रश्नों में हम इसको रख सकते हैं। देखिए ये बस कुछ उदाहरण हैं, और मुझे लगता है कि एक मोटा मोटी अगर आप 100 या उससे ज़्यादा आप कोशिश करें कि 100 तो कम से कम क्वेश्चन ज़रूर प्रिपेयर कर लें, कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो मुझे ये बताना है। तो मुझे लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा रहेगा और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। बाकी आप पुराने जो भी वीडियो हैं आप देखिए, कई सारे सब्जेक्ट के वीडियो जो मैंने डाला है, तो उसमें स्टार्ट में इंटरव्यू की कुछ बेसिक बातें डाला है। आप देखना चाहें तो स्टार्ट के वो जो कुछ मिनट हैं आप उन्हें देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको हेल्पफुल हो सकता है। हमारे यहाँ मॉक इंटरव्यू भी चल रहा है, आप उससे जुड़ना चाहें तो उसमें आ सकते हैं। राइट नाउ ये रनिंग में है अभी, और लगातार ये इंटरव्यू चल रहे हैं। इसमें बेसिक बातें आप पहले देखे ही होंगे कि 4 मेंबर की पैनल है, और बिल्कुल आयोग में जैसा होता है उसकी कॉपी पेस्ट की गई है। जैसे कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, माइक से अनाउंसमेंट वगैरह हुआ, वेटिंग हॉल में बैठना हुआ, वहाँ पर छोटी छोटी बातों को न्यूज़पेपर वगैरह जैसे रखा है आप वहाँ देखें। माइंड में क्या क्या क्वेश्चन उस वेट वेट टाइम में चलता है आप उसको देख सकते हैं, इन सभी को लेकर के। तो अगर आप इससे इंटरेस्टेड हैं तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। हाँ, एक ज़रूरी बात ये है कि अगर अभी आप जुड़ते हैं तो आपको कम से कम 10 अगस्त के बाद का डेट मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि 11-12 अगस्त तक का डेट फुल हो चुका है। और अगर अभी हाल फिलहाल में आप जुड़ते हैं तो इसके बाद का आपको डेट मिलेगा, और हर दिन 1-2 दिन ऐसे जो है ये बुक होते जा रहा है। जिनको भी जिनके भी अच्छे मार्क्स हैं अभी, तो वो लोग कर रहे हैं। और हमारे पास जो भी 5 पैनल हैं वहाँ पर जितने कैंडिडेट का हो पा रहा है लगातार ये हो रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो कॉल कर सकते हैं। आज का डिस्कशन हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का।